हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे इस वीडियो में हम 4 इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स को कवर करेंगे और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं। पहला डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो इन्हीं डिपार्टमेंट से संबंधित स्कीम्स को डिस्कस करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम्स के साथ। तो इस डिपार्टमेंट की पहली स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना। तो इस योजना में राज्यों के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवार और अत्यंत गरीब परिवार को शामिल किया जाता है। 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है। और इसमें प्रत्येक परिवार 35 किलोग्राम पर मंथ अनाज प्राप्त कर सकता है। अब यह योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ही एक अवयव है और इसमें जो खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाला खर्च वहाँ की राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार उठाती है। अब इस योजना में जिन परिवारों का चयन किया जाता है उसके अंतर्गत ये परिवार आते हैं: भूमिहीन खेतीहर मजदूर, मार्जिनल फार्मर्स, ग्रामीण कारीगर या शिल्पकार और वे परिवार जिनका मुखिया विधवा या सामान्य रूप से बीमार व्यक्ति, दिव्यांगजन या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति होता है। तो ये सारे डिटेल्स थे अंत्योदय अन्न योजना के। अब बात करते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो यह योजना अंत्योदय अन्न योजना से थोड़ी ही डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, उनका आवंटन और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डिपो तक खाद्यान्नों को पहुंचाने का काम करती है और फिर आगे राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेशों की सरकार आगे वितरण के लिए और जो लाभार्थी हैं उनको पहचानना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों के पर्यवेक्षण और उनकी निगरानी का भी कार्य करती है। अब इसके अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो लक्षित परिवार है उसको 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है। और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार हर एक व्यक्ति 5 किलोग्राम 1 महीने में अनाज प्राप्त कर सकता है। चलिए अब इस स्कीम के बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की स्कीम्स की बात कर लेते हैं और बात करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी फंड के बारे में। तो यह एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो प्याज, आलू और दाल जैसे कृषि उपज की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने का काम करती है। मतलब कीमतों को स्थिर रखना इसका कार्य है। और इस स्कीम की शुरुआत तो 2014-15 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2016 को इसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को स्थानांतरित कर दिया गया। अब मूल्यों की स्थिरता बनाए रखने के लिए इस कोष के माध्यम से कृषि स्थल या मंडी में किसानों या किसान संघों से खाद्यान्नों की सीधे खरीद की जाती है और रणनीतिक बफर स्टॉक भी बनाए जाते हैं ताकि जमाखोरी और अनैतिक सट्टेबाजी को रोका जा सके। अब यह जो फंड है इसका प्रबंधन प्राइस स्टेबिलिटी फंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम भी फंड मैनेजर के रूप में कार्य करता है। अब यह जो योजना है इसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार 50-50% की भागीदारी के साथ करते हैं और उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए केंद्र का हिस्सा 75% और राज्य का हिस्सा 25% हो जाता है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं डिजिटली सेफ कंज्यूमर कैंपेन की। तो यह कैंपेन उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय गूगल के साथ मिलकर चला रहा है। इसके अंतर्गत हम जो डेली यूज़ में इंटरनेट यूज़ करते हैं जिसमें वित्तीय लेन देन, ईमेल का यूज़ करना, ई कॉमर्स का यूज़ करना, इंटरनेट सर्फिंग, तो इन सभी इंटरनेट में होने वाली गतिविधियों की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां कलेक्ट करके लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है यह अभियान। चलिए अब इस अभियान के बाद बात करते हैं इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म की, एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र। तो यह उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है।
इसमें ऑनलाइन शिकायतें रजिस्टर करने की सुविधा होती है और 60 दिनों के अंदर अंदर शिकायतों का निवारण भी किया जाता है। तो ये सारी योजनाएं थी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की। चलिए अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम्स की। तो इसकी पहली स्कीम है वन रैंक वन पेंशन स्कीम। तो डिफेंस में सेवा करते हुए समान अवधि में एक ही रैंक पर होते हुए रिटायर होने वाले व्यक्तियों को उनकी पेंशन का पुनर्निर्धारण करके पेंशन दी जाएगी और यह वर्ष 2013 में न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के रूप में होगी। इस योजना के लाभ 1 जुलाई 2014 से लागू किए गए थे। तो इस स्कीम के अंतर्गत जितनी भी बकाया राशि है पेंशन की, तो वह 4 अर्धवार्षिक किस्तों में दी जाएगी। लेकिन शहीदों की जो पत्नियां हैं उन्हें यह राशि एक ही बार में प्रदान कर दी जाएगी। तो यह थी OROP स्कीम। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा या नेशनल इंटीग्रेशन टूर की। तो इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों के जो यूथ हैं उन्हें भारत की शैक्षणिक और प्रेरणादायक यात्रा कराई जाएगी ताकि वे इस देश की समृद्ध विरासत के साथ साथ औद्योगिक पहलें और विकासात्मक कार्यों को जान सकें और उनमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण हो सके। और इसके माध्यम से भारतीय सेना राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का प्रयास करती है। चलिए तो अब बात करते हैं मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की। तो इस योजना को नवंबर 2018 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की गई है। इस योजना के थ्रू रक्षा उत्पादन विभाग डिफेंस में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात कर रहा है और इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और अन्य डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के 10,000 से अधिक व्यक्तियों को IPR से संबंधित ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं डिफेंस स्पेस एजेंसी की। तो यह एजेंसी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के स्पेस से रिलेटेड असेट्स को नियंत्रित करेगी, जिसमें सेना की उपग्रह रोधी क्षमता भी शामिल होती है और इसे नवंबर 2019 में प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह भारत के स्पेस वारफेयर असेट्स को संचालित करने का कार्य करेगी। और इस एजेंसी के लिए स्पेस वारफेयर सिस्टम और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DSRO के माध्यम से किया जाएगा। तो ये थे डिफेंस स्पेस एजेंसी के सारे डिटेल्स और यहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सारी स्कीम्स कवर होती हैं। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की। तो 2001 में द डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बना था, लेकिन बाद में इसे फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री बना दिया गया मई 2004 में। और यह मिनिस्ट्री नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 राज्यों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। अब इसकी स्कीम है नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड मिशन, उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका योजना। तो इस योजना के अंतर्गत संधारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, साझेदारी और संबंध पर बल दिया जाता है। अब यह जो स्कीम है यह मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम इन सभी के 2 जिलों और त्रिपुरा के 5 जिलों को कवर करती है। इसके अंतर्गत महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पुरुष और महिलाओं के युवा समूह, सामुदायिक विकास समूह आदि के आसपास संधारणीय सामुदायिक संस्थानों का सृजन करना है, लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की क्षमता विकसित करनी है और साथ ही आर्थिक एवं आजीविका के अवसर को बढ़ाना भी है। एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में पूरा रूरल डेवलपमेंट करना है। चलिए तो इस स्कीम के बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की, पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना। तो यह 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका उद्देश्य था मार्च 2020 तक जल आपूर्ति, विद्युत संपर्क और पर्यटन क्षेत्रों की परियोजनाओं से संबंधित भौतिक बुनियादी ढांचा और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन सब क्षेत्रों के विकास के लिए स्कीम चला रही है सरकार। चलिए अब अगली स्कीम है नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम, उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना। तो इस योजना के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट रीजन के सामाजिक राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों की सड़कें, सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से आवश्यक सड़कें तथा कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने वाली सड़कों का पुनर्निर्माण करना है। चलिए तो अब अगली योजना है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट।
तो यह योजना मणिपुर, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। तो इन राज्यों के अवसंरचना, सड़कों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के मामलों में अनुसंधान और विचार विमर्श के माध्यम से ध्यान केंद्रित करते हुए यहाँ के जिलों को डेवलप करना है। चलिए अब इस योजना के बाद अगली योजना की बात करते हैं। तो अब अगली स्कीम आती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट या पूर्वोत्तर क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना। तो इस परियोजना के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट रीजन के समुदायों के साथ मिलकर वहाँ के संसाधनों के संरक्षण और उनके बेहतर उपयोग के माध्यम से वहाँ की आजीविका के अवसर को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। प्रारंभ में इसे 3 राज्यों के 6 जिलों के लिए संचालित किया गया था, जिसमें असम, मणिपुर और मेघालय के जिले आते हैं, और वर्तमान में इसके तीसरे चरण में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के 2-2 जिले शामिल किए गए हैं। अब इस परियोजना के अंतर्गत समुदाय और भाग लेने वाली एजेंसियों का क्षमता निर्माण, आजीविका गतिविधियाँ, विस्तार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्रेडिट, सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियाँ, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण, समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण और वर्तमान सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण और विपणन में सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सामाजिक और बुनियादी ढांचा विकास निधि, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब यह जो फंड है यह लोक लेखा के तहत बनाया गया है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में उन राज्यों को कवर किया जाता है जो विशेष समस्याओं से ग्रस्त हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती राज्य, और इन राज्यों की समस्याओं के समाधान सामान्य योजनाओं से नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस फंड के द्वारा उन परियोजनाओं को शामिल किया जाता है इन राज्यों के लिए जिन्हें आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जाती है, जैसे नई सड़कों और पुलों का निर्माण, नए उप स्टेशनों या ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण और अस्पतालों तथा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा जल आपूर्ति परियोजनाओं का विकास आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं बैम्बू टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल पार्क की। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, और साथ ही असम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना की मंजूरी भी दी है। अब इस मिशन के तहत रणनीति को अपनाकर बांस की खेती में वृद्धि करना है और उसके बिजनेस को भी बढ़ाना है। मतलब बांस के क्षेत्र के समग्र विकास की बात कही जा रही है, और इसके लिए गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता, संबंधित नर्सरी की स्थापना और बांस के उत्पादों के विपणन में वृद्धि करना शामिल है। अब इस परियोजना का क्रियान्वयन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के तहत गन्ना और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय की। तो यह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन तथा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन दोनों मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है यह मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय का फॉर्मेशन ही रिवर गंगा को क्लीन करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसके तहत नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चल रहा है, और यह इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, जो रिवर से संबंधित विवाद होते हैं, उन्हें भी देखता है। तो जल शक्ति मंत्रालय की पहली स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। तो यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था और जन आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसके अंतर्गत 2 सब मिशन आते हैं। पहला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की। तो इसके अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को ODF फ्री घोषित करना था, जो लक्ष्य हासिल भी किया जा चुका है। इसके तहत ग्रामीण लोगों की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा जागरूकता के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा देकर सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिस को अपनाने के लिए समुदायों को प्रेरित करना था तथा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना, ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पर फोकस करना और उपयुक्त प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना भी एक उद्देश्य था। अब इस मिशन के लिए राज्यों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि स्वच्छता जो है वह राज्य सूची का विषय है
और इस योजना की निगरानी के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र भी निर्मित किया गया था। अब इस मिशन के लक्ष्य प्राप्ति के बाद केंद्र सरकार का फोकस ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा ओडीएफ की सस्टेनेबिलिटी पर रहेगा। तो यह था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब इसके बाद बात करते हैं स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र पहल की। तो यह जो पहल है इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय दोनों मिलकर चला रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कायाकल्प मिशन शुरू किया गया था, जिसके तहत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों में स्वच्छता को बढ़ाने की बात की गई थी। अब इस कायाकल्प को जोड़ दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन से। तो स्वच्छ स्वस्थ और सर्वत्र पहल के अंतर्गत कुछ ऐसे काम किए जाएंगे जिसके तहत कायाकल्प प्रमाणीकरण या प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ओपन डेफिकेशन फ्री ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता की जाएगी और साथ ही कायाकल्प प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाने में प्राथमिकता दी जाएगी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी स्वच्छ स्वस्थ और सर्वत्र पहल की। अब आगे बात करते हैं स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के बारे में। तो जल शक्ति मंत्रालय इस पहल की नोडल एजेंसी है, लेकिन इस पहल को प्रारंभ किया है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर। तो इसके अंतर्गत भारत के 100 स्थलों को उनके विरासत, धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण चुना जाएगा और वहां पर स्वच्छता से संबंधित कार्य किए जाएंगे। तो अब तक इसके 2 चरणों में 20 प्रतिष्ठित स्थलों को चुना गया है तथा वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए पीएसयूज या निगमों को नियुक्त किया गया है। अब इसका तीसरा चरण चल रहा है जिसमें 10 नए आइकॉनिक प्लेसेस को ऐड किया गया है और वे आइकॉनिक प्लेसेस हैं राघवेंद्र स्वामी मंदिर कर्नूल आंध्र प्रदेश, हजारद्वारी महल मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, ब्रह्म सरोवर मंदिर कुरुक्षेत्र हरियाणा, विदुर कुटी बिजनौर उत्तर प्रदेश, माना गांव चमोली उत्तराखंड, पेगोंग झील लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, नाग वासुकी मंदिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इमा कैथल या बाजार इम्फाल मणिपुर, सबरीमाला मंदिर केरल, कन्वाश्रम उत्तराखंड। तो ये थे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की। तो यह स्वच्छता केंद्र राजघाट पर महात्मा गांधी के समाधि स्थल के सामने बनाया जाएगा, जिसे 10 अप्रैल 2017 को चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर बनाया जा रहा है और इस केंद्र में स्वच्छता मामलों और उन्नत शौचालय प्रौद्योगिकी पर समस्त जानकारी उपलब्ध होगी। चलिए अब इस पहल के बाद बात करते हैं गोवर्धन योजना की, जो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो इस योजना में मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक संसाधनों के माध्यम से बायोगैस और जैविक खाद बनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देकर किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करते हुए यह गांव को स्वच्छ बनाने की एक पहल है। तो अब गोवर्धन के बाद बात करते हैं ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन डैशबोर्ड, ओडीएफ प्लस एडवाइजरी और ओडीएफ प्लस तथा स्वच्छ ग्राम दर्पण मोबाइल ऐप के बारे में। तो इन सभी को एनआईसी के द्वारा विकसित किया गया है ताकि ओडीएफ प्लस गतिविधियों का संचालन करने वाले राज्यों और जिलों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसका स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप लोगों को इस कार्यक्रम के जिला और राज्य स्तर पर निगरानी रखने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये थी स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कुछ पहलें। अब बात करते हैं अटल भूजल योजना की। तो इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है। यह एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है और योजना में प्राथमिकता दी जाएगी गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों को। और इन राज्यों को अनुदान के रूप में निधि प्रोवाइड की जाएगी, जिसके माध्यम से ऐसे संस्थानों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा जो भूजल प्रबंधन के लिए भूजल प्रशासन और साथ ही सामुदायिक संलग्नता को प्रेरित करते हैं। एक तरह से भूजल प्रबंधन करने वाले संस्थानों को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये थी अटल भूजल योजना।
अब बात करते हैं जल क्रांति अभियान के बारे में। तो यह योजना सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही है। अब इसमें जल को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय क्षेत्र विशिष्ट नवाचारी उपाय विकसित करना है, जिसमें परंपरागत ज्ञान और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के माध्यम से कार्य किया जाएगा। इस योजना के 4 प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। पहला, जल ग्राम योजना, जिसके तहत जल संकट का सामना कर रहे 2 गांवों को जल ग्राम के रूप में चयनित किया जाएगा। फिर प्रत्येक जल ग्राम से पंचायत में एक निर्वाचित प्रतिनिधि और जल प्रयोक्ता संघ के एक प्रतिनिधि को जल मित्र या नीर नारी के रूप में चुना जाएगा और जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब इन सब कार्यों में जो खर्च होगा वह जल से संबंधित पहले से चली आ रही योजनाओं से लिया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आदि कार्यक्रम जल क्रांति अभियान का खर्च उठाएंगे। और जो प्रत्येक जल ग्राम होगा उसे सुजलम कार्ड प्रदान किया जाएगा, जो एक जल स्वास्थ्य कार्ड होगा। यह गांव के लिए उपलब्ध पेयजल स्रोतों की क्वालिटी के संबंध में वार्षिक सूचना प्रदान करेगा और राज्यों को राष्ट्रीय जल नीति 2012 के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा जल क्रांति अभियान के अंतर्गत। तो चलिए, अब जल क्रांति अभियान की बात हो गई। अब बात करते हैं नमामि गंगे योजना की। तो इस योजना का मूल उद्देश्य गंगा रिवर को स्वच्छ और संरक्षित करना है और इस कार्य के लिए 3 तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसमें आरंभिक गतिविधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट की समस्या के निदान के लिए नदी की सतह की सफाई की जाएगी और ग्रामीण सीवेज नालियों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रामीण स्वच्छता और शौचालय का निर्माण किया जाएगा। फिर इसके बाद आती हैं मध्यम अवधि की गतिविधियां, जिसमें गंगा के तट पर स्थित 118 शहरी आवासीय क्षेत्रों में सीवेज अवसंरचना का विस्तार किया जाएगा और अवशिष्ट जल के उपचार के लिए जैव उपचार विधि, इन सिटू उपचार, नगर पालिका सीवेज और दूषित जल उपचार संयंत्रों का प्रयोग किया जाएगा तथा औद्योगिक प्रदूषण का प्रबंधन करने के साथ जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और जल की गुणवत्ता की निगरानी भी की जाएगी। अब इन सभी कार्यों के बाद इसमें दीर्घ अवधि की गतिविधियां आती हैं, जिसके तहत पारिस्थितिकी प्रवाह का नियंत्रण, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और सतही सिंचाई की दक्षता में वृद्धि की बात की गई है। तो इन 3 गतिविधियों के क्रियान्वयन के साथ ही यह योजना 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 कस्बों और 12 नदियों को कवर करती है और इसके लिए स्वस्थ गंगा निधि भी स्थापित की गई है और इसमें राज्य, शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं शामिल होती हैं। और नमामि गंगे योजना का एक अन्य मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक या पर्यटन संबंधी महत्वपूर्ण गांवों का विकास करना। अब इस योजना के लिए जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये सभी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी बातें थी नमामि गंगे योजना की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की। तो इस परियोजना को सेंट्रल सेक्टर के द्वारा 2016 में प्रारंभ किया गया था और इस परियोजना के लिए 50% का क्रेडिट वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है और परियोजना के तहत विश्वसनीय और संबद्ध तरीके से जल संसाधनों से जुड़े आंकड़ों के अधिग्रहण, भंडारण और संयोजन तथा प्रबंधन के लिए प्रणाली स्थापित की जाती है। इसमें टेक्नोलॉजी जैसे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से राज्य और केंद्रीय क्षेत्र के संगठनों में जल संसाधन प्रबंधन में क्षमता को बढ़ाया जाता है और यह परियोजना 2 घटकों के साथ काम करती है। पहला, इन सिटू हाइड्रोमेट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड हाइड्रोमेट डाटा एक्विजिशन सिस्टम, जिसमें जल मौसम विज्ञान से संबंधित डाटा एकत्रित किए जाते हैं और इसका दूसरा घटक है नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना करना। चलिए, तो इस परियोजना के बाद अब बात करते हैं ड्रिप 2.0 प्रोजेक्ट की, जो है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो इस संपूर्ण परियोजना के खर्च का 80% वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऋण के रूप में दिया जा रहा है तथा 20% खर्च केंद्र तथा राज्य सरकार को वहन करना होगा और इसके तहत बांधों की मरम्मत और उसके पुनरुद्धार का कार्य किया जाना है। यह योजना मुख्यतः भारत के 7 राज्यों
झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तराखंड के लिए चलाई जा रही है। अब बांधों से ही रिलेटेड एक ऐप है जिसका नाम है धर्मा ऐप, और इसका फुल फॉर्म है डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। यह ऐप देश में बड़े बांधों से संबंधित परिसंपत्ति और स्वास्थ्य सूचना के प्रामाणिक प्रलेखन में सहायता प्रदान करेगा। मतलब पहले से बने हुए डैम्स की क्या कंडीशन है अभी की हालत में, वह सारी जानकारी इस ऐप से प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब इस ऐप के बाद एक छोटा सा टॉपिक स्वजल कार्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह सामुदायिक रूप से संचालित विकेंद्रीकृत एकल ग्रामीण और मुख्यतः सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पाइप्ड वाटर सप्लाई कार्यक्रम है, और इसे नीति आयोग के 117 आकांक्षी जिलों में प्रारंभ किया गया है। और इसका संचालन ग्रामीण समुदाय राज्य क्षेत्रक एजेंसियों के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों के माध्यम से करेंगे। तो ये सारे डिटेल्स थे स्वजल कार्यक्रम के। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। तो इसमें वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की बात की जाती है, जो हर घर नल से जल के अंतर्गत आता है। अब यह मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण है, जिसे वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत नियमित जल की आपूर्ति करने के साथ साथ गांव में जल के स्रोतों के संरक्षण और उन्हें स्वच्छ रखने की भी बात की जाती है। तो ये था जल जीवन मिशन। अब बात करते हैं नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जाने कि एक्वीफर क्या होता है। तो वर्षा का जल जब इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू भूमि की सतह के अंदर पहुंच जाता है, तो यह नीचे जाकर चट्टानों के मध्य अपनी जगह बना लेता है, और इस भूमिगत जल की मात्रा को ही एक्वीफर कहा जाता है। तो नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट को नो योर एक्वीफर एंड मैनेज योर एक्वीफर के रूप में समझा जा सकता है। तो इसके तहत भारत में कितनी मात्रा में और किन किन स्थानों पर एक्वीफर मौजूद है, उस सभी के टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानचित्रण की बात की जाती है, ताकि इस भूमिगत जल का सही तरीके से यूज़ किया जा सके। अब यह है राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम का सबसे बड़ा घटक माना जाता है, और इससे संबंधित संस्थान हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, वर्ल्ड बैंक, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और राष्ट्रीय भूजल विभाग। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अर्थगंगा की। तो यह एक गंगा नदी के तट पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा संधारणीय विकास का मॉडल है। इसके तहत कुछ इस तरह से काम किए जाते हैं कि किसानों को ज़ीरो बजट फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रिवर में जल क्रीड़ा के लिए अवसंरचना के निर्माण की बात की जाती है, जिसमें शिविर स्थलों, साइकिलिंग और पैदल ट्रैक आदि के विकास की बात की जाती है। और इसमें महिला स्वयं सहायता समूह और पूर्व सैनिक संगठनों को प्राथमिकता दी जाती है, तथा नदी बेसिन क्षेत्र में हाइब्रिड पर्यटन क्षमता के विकास की भी बात की जाती है। एक तरह से अर्थगंगा गंगा नदी के आसपास अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का प्रोत्साहन करती है। चलिए तो इसी के साथ जल शक्ति मंत्रालय की सारी स्कीम्स कवर होती हैं। तो आज का लेक्चर भी इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ। अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।